यार आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर की एक बेहतरीन पेशकश व्यक्ति विशेष। और व्यक्ति विशेष पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल। डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल सूरज मंडल कॉलेज के प्रोफेसर और साथ ही साथ आजसू के पूर्व नेता भी हैं। नेता के पहले ये पूर्व शब्द क्यों जुड़ा, इस पे भी बातें होंगी, लेकिन शुरू करते हैं उनके व्यक्तिगत परिचय से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और आप एक बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते थे, वहाँ से लेकर प्रोफेसर बनने तक का सफ़र जो है, कौन कौन से चैलेंजेस आए, वो सारी चीज़ों पर अगर आप बात करना चाहें तो बढ़िया रहे। सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गोड्डा प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आए, इसके लिए आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवनी के बारे में अगर आप लोगों को कुछ शोध की आवश्यकता पड़ी तो आप लोगों ने बहुत कुछ सोच समझ के हमें चुना है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले बता दूं, मैं डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल गोड्डा सदर प्रखंड के अमरपुर ग्राम का निवासी हूं। मेरा बचपन का जीवन एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है और आज भी हम लोग उसी तरह से जी रहे हैं। एक स्टूडेंट लाइफ जो एक ग्रामीण एरिया के सुदूर विद्यालय से जाकर ये यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्तर पर मैंने जो अपना शोध का प्रकाशन किया, इस सफ़र में हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इस कठिनाई के बीच में कितनी समस्याएं आई, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और जातिगत दृष्टि से, मैं इन सारे बातों को आपको संक्षेप में बताऊंगा। तो सर, आपने ग्राम पंचायत अपना बताया कि आप पंचायत के निवासी हैं करके, तो शुरुआत ग्राम से ही करते हैं। ग्राम पंचायत में अभी झारखंड को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो क्या आपके पंचायत में भी उन सारी चीज़ों को क्लियर रूप से देखा जा रहा है कि नहीं, ये करप्शन हो रहा है, यहाँ पर सही रूप से काम नहीं हो रहा है? क्योंकि आप एक नेता भी हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? जी, नेता बनने के पीछे भी हमारे पीछे एक राज था। जब स्टूडेंट लाइफ में हमें कहीं अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हमें नेता के रूप में, स्टूडेंट लीडर के रूप में आना पड़ा। और स्टूडेंट से भरी जो भी समस्याएं मैंने झेला, उस समस्या के समाधान के लिए मुझे सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, आजसू नेता के रूप में। और मैंने अपने पिछले 10 साल के दरमियान में पूरे इस यूनिवर्सिटी में 32 कॉलेजें हैं, इन सारे कॉलेजों में स्टूडेंट की जो भी समस्याएं रही, हमारे पास आए, उसको मैंने हर संभव सहायता करने का प्रयास किया, चाहे वो नामांकन से संबंधित हो, परीक्षा फॉर्म छूटने से संबंधित हो, या खेल के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में। चलिए, तो आपने आजसू नेता के बारे में अपने परिचय अभी दिया है। हालांकि पंचायत की स्थिति को देखते हुए क्या आप पंचायत के चुनाव को लेकर कुछ सोचे हैं? नहीं, पंचायत के चुनाव के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा है। पंचायत में जो चुनाव करती है वो जनता करती है, और जनता चुनाव अपनी मर्जी से करती है, उस पर किसी तरह का दबाव तो नहीं रहता है। नहीं, कहने का मतलब है कि चुनाव को लेकर क्या आप कभी भी पंचायत में आने के बारे में सोचे हैं? शुरुआती दौर पर जब पंचायत चुनाव झारखंड में स्टार्ट हुआ, झारखंड और बिहार अलग होने के बाद हमें लगता है 30 वर्षों के अंतराल में पंचायत चुनाव हुआ, जिसमें हमने भाग लिया और हमारी मिसेस उसमें उम्मीदवार रही थी और हम लोग विजयी भी हुए थे। और उस 5 साल के दरमियान में पंचायत का हमें वार्ड का जो प्रतिनिधित्व मिला था, उसे हमने भली भांति निभाया था। चलिए, तो आपका यानी पंचायती करियर भी एक रहा है, आप एक प्रोफेसर रहे हैं, आजसू के नेता भी रहे, लेकिन बीते दिनों आपने आजसू का दामन छोड़ दिया। जी, तो इससे क्या समझा जाए? आपने कुछ देखा होगा आजसू में कि ऐसा कुछ हो रहा हो जिसके वजह से आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई, या फिर ऐसा क्या है कि क्या JLKM के आने के बाद आजसू का करियर ख़त्म है झारखंड से? जी नहीं, मैंने आजसू को छोड़ा है, उसके पीछे रीज़न वो उसका पार्टी का नियम या अनुशासन में कोई दोस्त नहीं है। मैंने स्टूडेंट लाइफ में उसमें जुड़ा और स्टूडेंट से रिलेटेड सारे समस्याओं को
मैंने झारखंड स्तर का जो छात्रों का जो समस्या था उसमें मैंने पूरी तरह से भागीदारी ली। अब हमें है आगे का रणनीति में मैंने राष्ट्रीय राजनीति में अपना करियर या अपना भूमिका निभाने का प्रयास करूँगा, इसी ख्याल से मैंने। तो सर उसके लिए कोई ना कोई पार्टी का तो आपको पकड़ना पड़ेगा दामन। जी नहीं, अभी पार्टी चुनाव आने में बहुत देर है, तब तक मैं अपनी पृष्ठभूमि तैयार करूँगा। अच्छा, यानी किसी न किसी पार्टी से जुड़ेंगे ही आगे चलकर। हाँ, आगे चलकर जुड़ेंगे। अच्छा, अभी नहीं सोचे, यानी अपना या फिर अपना पार्टी कुछ ऐसा सोचे हैं? नहीं जी नहीं। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। हालांकि एक महान दार्शनिक हुए प्लूटो, उनकी एक लाइन को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि कहते हैं कि अगर आप समर्थ हैं तो आपको शासक बनने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो असमर्थ लोग आप पे शासन करने लगते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप किसी एक पद को लेकर अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे? देखिए, प्लूटो का तो सीधा सीधा उसका जो कथन था वो था कि एक शिक्षित व्यक्ति को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक परिवेश है, इस परिवेश में पैसा और इसमें भ्रष्टाचार कई तरह के मुद्दे जुड़े रहते हैं, जिसके कारण शिक्षित और सुयोग्य लोग उस पर चुनाव पर नहीं आ पाते हैं। अच्छा, यानी कि भ्रष्टाचार पार्टी के अंदर भी है, पार्टी के बाहर भी है, जनता के बीच भी, मतलब एक जड़ से घुसा हुआ भ्रष्टाचार। जी जी। अच्छा, खैर, और आपने बताया कि अभी आप किसी पार्टी से जुड़ेंगे भी नहीं, आप चुनाव को लेकर भी कुछ खास नहीं, चूँकि अभी 2027 में पंचायत का चुनाव आने वाला है, उसके लिए भी कुछ खास सोचे नहीं हैं। नहीं जी। आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सूढ़ी समाज से, क्योंकि आप भी एक सूढ़ी समाज से आते हैं और सूढ़ी समाज से जुड़े हुए भी हैं, तो उनमें आपकी भूमिका क्या है और आप आगे क्या सोचे उसको लेकर? राष्ट्रीय सूढ़ी समाज, ये आज इसका नामकरण हुआ है। हम लोग 2005 ईस्वी में ही इसका स्थापना किए थे, सौंडिक विकास संघ करके, और जिसमें हमारे स्थापना किए थे ये परीक्षित प्रेमी जी, हमारे ग्राम के ही एक अध्यापक हैं, साहित्यकार हैं, कवि है, लेखक है, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ना प्रारंभ किए। जब हम लोग की एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को देखा राज्य स्तर पर, पूरा प्रदेश स्तर पर, तब फिर हम लोगों से जुड़ा और छोटे छोटे संगठन, और इन सारे छोटे संगठनों को मिलाकर हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन तैयार किया, जिसका हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, जिसका नामकरण हुआ है राष्ट्रीय सूढ़ी समाज। अच्छा, खैर, आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं? आर्य समाज ये सामाजिक संगठन है, और आर्य समाज किसी पार्टी विशेष या जाति विशेष का संगठन नहीं है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ये अपना शोध था, और उस शोध पर उसका कुछ स्वप्न था कि हमारा बृहत भारत संगठित कैसे रहे। इसी स्वप्न को लेकर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, यानी कि ये कोई किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देती है? नहीं, जो वेद कहती है, जो हमारे 4 वेद है, दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ वेद को माना जाता है। जो चाहे हड़प्पा संस्कृति हो, कोई भी संस्कृति जो इतिहास का हमारा अवशेष है, उसमें माना जाता है कि ये चारों वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और उसमें सारी चीज़ें समाहित हैं चारों वेद में, चाहे विज्ञान का हो, साहित्य का हो, राजनीतिक का हो, आर्थिक का हो, ये जो हम लोग मैजिक देखते हैं इसका हो, और मेडिसिन का, औषधीय का हो, ये सारा कुछ उसमें समाहित है। उसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। गांव को लेकर आपने 1-2 मुद्दे रखे थे जिसमें सिंचाई प्रमुख था। जी जी। तो सिंचाई को लेकर ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि सिंचाई को लेकर भी आप कुछ सोचे हुए हैं कि नहीं, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल ही ख़राब है, और जो भी काम सिंचाई को लेकर हुए हैं, चाहे वो कुआं का सौंदर्यीकरण हो या फिर चापाकल हो, हालांकि चापाकल सिंचाई का हिस्सा नहीं है, ये पेयजल का हिस्सा है, तो इन सारी चीज़ों मुद्दों पर आप गांव में पूरा एक्टिव रहते हैं। जी। तो व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे करके किया जाए, ऐसा क्या सजेशन आप जनप्रतिनिधि लोग को देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे, झारखंड प्रदेश का जो ये हमारा एरिया है, ये राजमहल पहाड़ी की एरिया के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, वो मिट्टी पथरीली और बलुई है। यहाँ पर सुबह पानी हो
और शाम तक वो समाप्त हो जाता है। अर्थात ये जलोढ़ मिट्टी नहीं रहने के कारण यहाँ पर जल संरक्षण नहीं हो पाता। इस जल संरक्षण को व्यवस्थित रखने के लिए उसमें जल संरक्षण की व्यवस्था सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। जिस ढंग का प्रोजेक्ट बनना चाहिए वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाता है हमारे इस एरिया में। और हमारा जो ये गांव है, इस ग्रामीण एरिया में जब से हमारा होश हुआ है, राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक जो सरकार के द्वारा फंड आती है सिंचाई के रूप में, सिंचाई के लिए, वो फंड का सदुपयोग नहीं हो पाता। जहाँ पर बांध बनना चाहिए उस जगह बांध नहीं होता है, और जहाँ बांध नहीं बनना चाहिए वहाँ पर बांध बन के तैयार होता है, जिसमें वो जो है जून या मई के महीने में जब पानी की किल्लत आती है वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। इसलिए हम राजनीतिक लोगों को, जनप्रतिनिधियों को यह हमेशा कहते आ रहे हैं, और अब जो है प्रेस मीडिया और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ खेती हर भूमि है उसके आसपास ही जल संरक्षण के लिए जो तालाब की खुदाई की जाती है या जो नाला बन चुके हैं जिसमें पानी गिरने के बाद वो सीधे नदी तक पहुंच जाते हैं, और जल संरक्षण नहीं रहने के कारण सिंचाई की व्यवस्था अनुकूल नहीं हो पाती है और हमारा फसल भी नहीं हो पाता इस क्षेत्र में। अच्छा, आपने कहा कि जहाँ पर बांध नहीं बनना चाहिए वहाँ पर बना दिया जाता है, तो क्या ऐसी वार्ताएं हुई है यहाँ पर? ऐसी वार्ताएं हुई है और देखा भी गया है। आप प्लॉट पर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि ये इस तरह से यहाँ यहाँ चीज़ें गलत हुई है? ये स्थिति तो हमको उस प्लॉट का नाम पता नहीं है। ऐसे प्लॉट जब देखा जाएगा तो आपको हम एक्टिव प्लॉट ही दिखाएंगे। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। आप ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी मेंबर हैं, तो ह्यूमन राइट्स क्या है? हालांकि अगर ह्यूमन राइट्स से आप जुड़े हैं उसमें आप कारण क्या था ह्यूमन राइट्स से जुड़ने का सबसे बड़ी बात? जी, हमेशा हम संगठन में रहना पसंद किए हैं। अपने बचपन के जीवन से ही जब भी मैंने जहाँ भी रहा वहाँ संगठन में रहा, और जिस संगठन में अच्छा विचारधाराएँ रहती है, मानव कल्याण से संबंधित रहती है, मैं उस संगठन में जुड़ना पसंद करता हूँ। ह्यूमन राइट्स ये तो शुरू से ही हमारे संवैधानिक एक संस्था है। इस संस्था में जुड़कर लोग मानव का कल्याण करते हैं। वो चाहे पीड़ित महिला हो, पुरुष हो या स्टूडेंट हो, कोई भी समाज का अंतिम लोगों को उसे सरकारी सुविधा का लाभ से वंचित रखा जाता है, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स अपना काम करती है कि आपका अधिकार क्या है, उस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, आप एक शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो बात शिक्षा पर ना हो तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो शिक्षा को लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या पंचायत में या फिर झारखंड में ही शिक्षा की स्थिति कैसी है? कहने का मतलब कि क्योंकि सरकारी विद्यालय होने के बावजूद भी लोग प्रीफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाएं बच्चों को और अच्छे अच्छे विद्यालयों में भेज रहे हैं। अच्छे विद्यालय इन द सेंस कि इंग्लिश मीडियम हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया। तो इस चीज़ के यानी कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज जो है, एनसीआर हमारी जो जैक बोर्ड है, वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है? जी, जब शिक्षा की बात किया तो हम 2005 से ही सर्व शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और मैं सुंदर पहाड़ी एरिया जो गोड्डा जिला का सबसे सुदूर और अविकसित प्रखंड के रूप में जाना जाता है सुंदर पहाड़ी, उस सुंदर पहाड़ी एरिया में मैं सीआरपी यानी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर चुका हूँ। हम लोगों के समय में ही ये पारा शिक्षक की जो बहाली हो रही थी, उस समय हम लोग ग्राम स्तर में सभा करके उनका चयन करता था। लेकिन उसमें भी मैंने 2005 से 12 तक कार्य किया। उसमें जो अनुभव प्राप्त किए, शिक्षा का ऐसे सर्व शिक्षा का उद्देश्य ही था कि गांव सुदूर के बच्चों को अंतिम बच्चों तक शिक्षा प्रदान की जाए, और उसी के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। लेकिन जब वो ज़मीनी स्तर पर आता है तो वो ज़मीनी स्तर पर ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाता है। अगर पहुंच भी जाता है तो इसका मुख्य कारण मैंने जो ढूंढा पिछले 10 वर्षों में, वो था मॉनिटरिंग। जो सरकारी तंत्र की जो व्यवस्था है वो शिक्षा में उसका मॉनिटरिंग नहीं, निरीक्षण नहीं हो पाता है। पदाधिकारी है, सारी संसाधन उपलब्ध है। आज आपने एक सवाल पूछा कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय, तो आज सरकारी विद्यालय में किसी तरह की कमी नहीं है। सरकार की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध है,
चाहे वो किताब के मामले में हो, बैग के मामले में हो, ये जो छात्रवृत्ति है, ये सारी सुविधाएं हैं। सिलेबस में भी कोई तरह का त्रुटि नहीं है, लेकिन सिलेबस का जो अध्ययन करवाए जाते हैं शिक्षकों के द्वारा, उन शिक्षकों को जैसे एक छोटे विद्यालय में विभिन्न तरह का एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसके कारण वो जो है कई विद्यालय एक शिक्षकीय विद्यालय है जिसमें 300-400 तक बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक 1 या 2 है। जिस अनुपात में बच्चे हैं उस अनुपात में शिक्षक नहीं है, जबकि सरकार का जो मापदंड है एक विद्यालय में 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वो शिक्षक उपलब्ध नहीं है। और झारखंड की हमेशा विडंबना कहा जाए या जो भी कहा जाए, इस झारखंड प्रदेश में जिस भी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री बना हो, राज किया हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाई। सभी को मौका दिया गया, जिसका एक मूल कारण है समय पर निरीक्षण न होना। निरीक्षण की जहाँ तक बात है सर, यानी कि आपने कहा कि फॉल्ट जो है वो ऊपर से ही है। ओवरऑल देखा जाए तो बैग मिल जा रहा है, मध्याह्न भोजन मिल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या शिक्षकों की भी इसमें गलती है? शिक्षक की तो कमी है, उसे ओवरलोडेड दिया जाता है। बकरी गिनना है, ब्लीचिंग पाउडर डलवाना है तो सारे कार्य शिक्षक ही करेंगे। निर्वाचन के समय में उसे 6-6 महीने तक कार्य में लगा दिए जाते हैं, उस समय उसका सिलेबस पूरा नहीं होता है। अच्छा, ओवरऑल यानी कि अदर काम जितने भी हैं सरकार को लेकर, चाहे चुनाव का हो, ये सारी चीज़ों में शिक्षकों की भूमिका को डाल दिया जाता है कि शिक्षक को वहाँ से हटाकर जो उनका मूल काम है उसको हटाकर अलग चीज़ में लगा दिया जाता है। तो शिक्षक का इसमें दोष नहीं है, बल्कि दोष सरकार का ही है। जी, अच्छा, खैर सरकार की व्यवस्था का दोष है। हाँ जी, सरकार की व्यवस्था का दोष है। तो अब बात करते हैं आपके थोड़ा सा झारखंड की संस्कृति पे आपका असर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है। कहने का मतलब आपका वो लुंगी पंछी पहन के डांस करना हो या फिर ढोल मांदर बजाना हो, इन सब में आपकी रुचि काफ़ी ज़्यादा रही है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहें? जी, ये जो आपने लुंगी पंची की बात कही, ये संथाली संस्कृति है, और ये संथाली संस्कृति जो हम कह रहे हैं ये आदिवासी संस्कृति माना जाए, किसी एक जाति विशेष का नहीं है। तो हमारे मूल संस्कृति को हम छोड़ देते हैं, वो जाति फिर अपनी संस्कृति को जो छोड़ रहे हैं, आधुनिकता की ओर जो जा रही है, इसलिए हमें लगता है कि उसका भी हमको समाज में आवश्यकता है कि आपको मूल रूप से नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। जब अपने संस्कृति को लोग छोड़ देते हैं तो अब उसका घर का संस्कार बिगड़ जाता है, और संस्कार जब बिगड़ जाता है तो नया जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, वो मेरा बिगड़ते चला जा रहा है, जिसका असर जो आज वर्तमान भारत में या झारखंड में देख रहे हैं। विभिन्न तरह की लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही है, या जातिवाद हो रहा है, या मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसी का असर है। लेकर आपका क्या सुझाव है? जैसे कि काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही, वो बेरोजगारी हो, नशा हो, और नशे के कारण आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता हो, ये सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है? ये जो समस्या है ये वर्तमान भारत की या वर्तमान परिप्रेक्ष्य की एक सबसे बड़ी समस्या है, और जो विकराल रूप लेती जा रही है। इस पर कोई इस तरह का कानून व्यवस्था भी नहीं है कि हम उस पर अंकुश लगा पाएँ। इसका मूल कारण जो मैंने अपने जीवन काल में या आसपास जो देख रहे हैं, उसको देखते हुए इसमें जो है शिक्षा व्यवस्था में कुछ दोष है। और शिक्षा व्यवस्था में क्या दोष है? अभी के समय में सरकारी विद्यालय और एक असरकारी विद्यालय में देखा जा रहा है। तो सरकारी विद्यालय और असरकारी विद्यालय में आज अभिभावक सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को असरकारी विद्यालय यानी प्राइवेट संस्थाओं में भेजती है, और प्राइवेट संस्थाओं में जो भेजती है उसे सिर्फ जो है किताबी ज्ञान ही दिया जाता है, एक सीमित पाठ्यक्रम के आधार पर। उसे संस्कार नहीं मिल पाता है। और आज वर्तमान समय में इतनी महंगाई है कि इस महंगाई को देखते हुए उस बच्चे के अभिभावक भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि जब तक नहीं एक घर में
उसके अभिभावक में माता पिता कुछ अगर कार्य नहीं करते हैं तो उसका घर चलाना भी असंभव होता है। और उस बीच में एक बड़ी समस्या आ जाती है बच्चों का शुल्क डालना, बच्चों का स्कूल फीस। तो बच्चों का स्कूल फीस को ध्यान में रखकर बच्चे के जो अभिभावक हैं, माता और पिता, बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं और वो पैसा भेजते हैं, या फिर कुछ अभिभावक अगर जॉब भी करते हैं तो वो दूर रहते हैं। सिर्फ माता के भरोसे ही बच्चों का लालन पालन होता है और माता के भरोसे लालन पालन होने के कारण बच्चों में कोई अनुशासन नहीं रह पाता है और घर से उसका बिगड़ा हुआ अनुशासन स्कूल तक पहुंचता है और स्कूल में किसी तरह से वो प्राइमरी एजुकेशन लेकर मैट्रिक और इंटर स्तर की पढ़ाई प्राप्त कर वो फिर आधुनिकता की दौर में फंस जाते हैं। आधुनिकता की दौर में क्या है कि उसे वर्तमान समय में अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए और इसके कारण वो असामाजिक तत्वों के साथ जुड़ते हैं और बहुत कम समय में अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं। इसी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से वो अपराधीकरण में उतर जाते हैं। यही समस्या है। आपने कहा कि माताओं के साथ रहने के बाद बच्चे अनुशासित नहीं होते हैं। इसे क्या समझे? जैसे कि क्या माताएं अपने बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में बिगाड़ देती है? नहीं, बिगाड़ नहीं देते हैं, उसके पास उतना समय ही नहीं रह पाता है कि बच्चों के साथ वो जो है उतना समय व्यतीत कर सके। क्योंकि वर्तमान समय में हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो एकल पारिवारिक व्यवस्था हो चुकी है। पूर्व के समय में हमारा परिवार संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था था जिसमें हमारे बच्चों का भी देखभाल उसके दादा दादी या और परिवार करते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है एकल परिवार होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रही है। खैर, पारिवारिक विषयों पर अभी चर्चाएं नहीं करते हुए, चूँकि आप जिला मुख्यालय से सीधे जुड़े हुए पंचायत के निवासी हैं, तो अभी नगर पंचायत का चुनाव आने वाला, नगर निगम का चुनाव आने वाला है। तो क्या नगर निगम की व्यवस्था है, अभी की जो व्यवस्था है, इससे आप खुश हैं? और क्या नगर निगम का जो चुनाव है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, नगर निगम जो चुनाव है और नगर की व्यवस्था में जो सरकार का फंड होता है, तो एक जिला में जितना फंड डाला जाता है सरकार की ओर से वो पूरा विधानसभा में डाला जाता है। तो एक छोटे से कस्बे में सरकारी राशि की कमी कोई नहीं रहती है। सरकारी राशि का सदुपयोग किस ढंग से उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, खर्च किया जाए, ये विजन नहीं रहता है उन जनप्रतिनिधियों के पास, या उसका सलाहकार नहीं रहने के कारण वो सरकारी पैसों का बंदरबांट होता है। तो क्या आपके नगर क्षेत्र में भी यही सारी समस्याएं हैं? जी, नगर क्षेत्र में भी ये समस्या नगर क्षेत्र का ही समस्या को मैंने कह रहा है। और उसमें जो आपने एक शुरू में एक दार्शनिक का नाम लिया था जिसका नाम प्लूटो था, तो उनका सीधा संबंध था कि एक शिक्षित व्यक्ति ही एक सुसंगठित समाज का संचालन कर सकता है। परंतु हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उस तरह के लोग चुनकर समाज में प्रतिनिधित्व के लिए नहीं आ पाता है, वंचित रह जाते हैं। चलिए, मैया योजना अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई ये जो योजना है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये एक लुभावना सा योजना है जिसको दिखाकर आपने वोट लेने का सिर्फ प्रयास किया गया है, या फिर और भी क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है और इससे पूरा भारत देख रही है कि ये मैया योजना जो है, जिसे आवश्यकता नहीं भी है, उन महिलाओं को भी ये जो राशि मिल रही है, जो सरकारी खजाना को एक समय एक 5 साल पूरा होते पूरा खंडहर कर डालेगी। ये व्यवस्था वो सिर्फ वोट लेने के लिए एक लोक लुभावन व्यवस्था था, लेकिन अभी विपक्षियों के द्वारा जो कसा जा रहा है, जिसके कारण मजबूरी में उसे लग रहा है कि झारखंड सरकार दे रही है। अच्छा, यानी कि इसका असर जो झारखंड के विकास में पड़ेगा। जी, झारखंड के जो राजकोष में पड़ेगा और वो राजकोष में कमी होने के कारण जो हमारा विकास का क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहे, शिक्षा का क्षेत्र रहे, खेल का क्षेत्र रहे, सिंचाई का क्षेत्र रहे, वो सारे क्षेत्रों में इसकी कमी देखने को मिलेगी अगले 5 साल तक में।
एक क्षेत्र में तो कमी आज 5 साल यानी पिछले कार्यकाल से ही देखने को मिल रही है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी को लेकर यही कहानी, हमारे यहाँ झारखंड में खनिज संपदा तो अपार है, लेकिन ये बीच में विधानसभा में भी कुछ प्रश्न विधायक लोग, जनप्रतिनिधि लोग उठाए थे कि जो भी यहाँ के जो बड़े बड़े वर्क होते हैं खनिज संपदा के क्षेत्र में, वो बाहरी कंपनियाँ बैठे हैं, और वो बाहरी कंपनियाँ वो झारखंड के युवाओं को न लेकर बाहर से युवाओं को लाते हैं, मजदूर को, और अपना कार्य कराते हैं। चाहे वो यहाँ हमारे गोड्डा में जो अडानी ही क्यों नहीं लगा हुआ हो, अडानी में भी हमारे क्षेत्र के जो युवा प्रशिक्षित युवा हैं, चाहे इंजीनियरिंग में है या जिस भी क्षेत्र में है, उसे नहीं लेकर ये बाहर से अपने युवाओं का व्यवस्था करते हैं। आपने अडानी का चर्चा किया, तो अडानी पावर प्लांट जो कि गोड्डा के मोतिया में स्थित है, अभी काफ़ी विवादित भरा दिन रहा उनके लिए। आपके पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक जो हैं प्रदीप यादव जी, उन्होंने भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। तो क्या अडानी पावर प्लांट सिर्फ और सिर्फ गोड्डा का शोषण करने के लिए आई है, या फिर गोड्डा को कुछ देने भी आई है? नहीं, किस चीज़ को लेकर धरना? कहने का मतलब है कि धरना प्रदर्शन तो एक मामूली सी चीज़ के लिए था, लेकिन लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ हैं कि पहले बात थी कि आप उसके 10 किलोमीटर के रेडियस तक में बिजली फ्री में मिलेगा, उसके बाद गोड्डा के युवाओं को नौकरी रोजगार मिलेगा। तो क्या ये सारी चीज़ों को लेकर, हालांकि उस लेवल में कार्य नहीं किया अडानी पावर प्लांट, तो इसमें क्या कहना आप? देखिए, कोई भी कंपनियां किसी भी क्षेत्र में बैठती है तो उसका बायलॉज जो होता है उसमें सारी बातें अंकित रहती है, और उस बातों को वहाँ के जो जिला प्रशासन है उसको सबसे पहले देखता है, और देखने के बाद ही उसे जो उस एरिया की ज़मीन जो है उसे अलॉट की जाती है। लेकिन उस पर कहाँ तक सत्यता है, ये हम लोगों को या पब्लिक को उसकी पता नहीं है। सिर्फ मौखिक तौर पर बयानबाजी में ही हम लोग देखते हैं कि उस इतने बेरोजगारों को बेरोजगार देना है या इसके कृषि क्षेत्र में विकास करना है। उसके बायलॉज को आप लोग पता कीजिए। आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो किस उद्देश्य को लेकर इस क्षेत्र में अपना कंपनी का स्थापना किया था यहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, खैर बेरोजगारी को लेकर आपने कुछ क्लियर, मुझे अभी तक ऐसा जवाब मिला नहीं है। तो क्या झारखंड में बेरोजगारी किस चरम पे है? मुझे तो लग रहा है कि वो अपने जो हद है उस चीज़ को पार कर चुकी है, और कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि का एक ये भी कारण है कि झारखंड के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जिस वजह से नशे का भी शिकार हो रहा है, या फिर इन्हीं सारी चीज़। क्योंकि आप जब भी आप रांची का लॉज जाइएगा या फिर किसी अन्य ऐसा जगह पर जहाँ पर एजुकेशन को लेकर एक हब बना हुआ है, वहाँ पर वो सारी दुख तकलीफ़ें देखने को मिलती है। जो कि आप स्टूडेंट नेता रह चुके, छात्र नेता रह चुके हैं, तो आपको स्टूडेंट का से जुड़ी समस्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो अभी हमारे झारखंड में, वर्तमान झारखंड में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार की संख्या है। तो शिक्षित बेरोजगार जब शिक्षित हो जाते हैं तो उसे तो अपना रोजगार चाहिए, और शिक्षित व्यक्ति को उसी के अनुकूल रोजगार चाहिए। किंतु हमारे झारखंड की जो व्यवस्था है, जो रोजगार, जो सिर्फ हम उसको सरकारी नौकरी समझते हैं, और विभागों में जो बहुत सारा पद खाली है और सृजित पद है, और उसको भरा नहीं जा पा रहा है। और दूसरी एक चीज़ ये जो है, शिक्षा व्यवस्था में चाहे स्कूल शिक्षा हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, विश्वविद्यालय में है, जो 1986 में पद को सृजित किया गया है, उन्हीं पदों को सिर्फ भरा जा रहा है। बाद में कोई पद ही सृजित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है वो जो कास्ट वाइज जो बटा हुआ है पद, जैसे ST, SC, OBC और जनरल में, तो हमारे ST और SC के पद हमेशा खाली रह जाते हैं, और वो खाली का खाली ही पड़ा रह जाते हैं, जिसके कारण शिक्षकों की कमी हो जाती है। मूल कारण क्या है उन पदों का खाली रहना? मूल पदों पर उसका खाली रहना, उस विशेष जाति के जिसको आरक्षण प्राप्त है, उस जाति के छात्र जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस स्तर का उसकी वैकेंसियां हैं, चाहे लेक्चरर की हो, है ना, चाहे हायर सेकेंडरी की हो। नहीं, यहाँ पर जितनी भी भर्तियाँ आती है,
ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है वो उनका पेपर लीक हो जाता है या फिर रिजल्ट आने में इतना देर कर देता है कि वो जो स्टूडेंट है वो अधेड़ा अवस्था में पहुंच जाता है। अब वो ना ही तो शादी कर पाता है, ना ही वो आगे की अपना जीवन को उस रूप में बिता पाता है जिसके लिए उनकी जो काल्पनिक एक होती है कि वो उन्होंने जिस तरह से सोचा था। तो ये जो पेपर लीक का मामला है, कहाँ कहाँ फॉल्ट आ जाती है इसमें? देखिए, इसका शिकार मैं भी हूँ। 2011 ईस्वी में हाई स्कूल का शिक्षक भर्ती परीक्षा थी। मैंने परीक्षा दी। हमारा सब्जेक्ट विज्ञान से था, बायोकेमिस्ट्री। तो उस दरमियान में भी पेपर लीक की समस्या आई थी। और पेपर लीक की समस्या जब आई तो सारे सब्जेक्ट में किसी का प्रूफ नहीं मिला सरकार को या जिला प्रशासन को, जबकि सारे पेपर लीक हुआ था। और सिर्फ हमारा बायोकेमिस्ट्री के ही सब्जेक्ट को रिजेक्ट किया गया। और जब दोबारा एग्ज़ाम हम लोग दिए तो इतना टफ क्वेश्चन था जिसके कारण जो है जितनी सीट थी उसका 1/3 भी नहीं भरा गया। और दूसरा जो आप कहे कि विज्ञापन निकलती है और विज्ञापन को फुलफिल करते हुए वो अधेड़ हो चुके होते हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता है। इस तरह बहुत सारे बातें, इसका भी मैं शिकार हूँ और वर्तमान में मैं उसका एक एग्जाम्पल भी हूँ। 2018 ईस्वी में व्याख्याता जो है असिस्टेंट लेक्चरर, मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया। 2 विज्ञापन था, 4 2018 और 5 2018। 5 2018 वो बैकलॉग की थी जिसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया और ओबीसी कोटा से पूरा झारखंड लेवल पर जो मेरा ये जो मापदंड बना था वो मैं 6ठा रैंक में था। हमारे जाति में ओबीसी में मात्र 4 ही सीट था। मैं उस सीट तक दो नंबर से से वंचित रहा। फिर भी मन में ये रहा, संतुष्टि रहा, चलिए ये 2000 विज्ञापन संख्या 5 2018 फुलफिल कर लिया गया। अब जो जनरल विज्ञापन है 4 2018 उसको फुलफिल किया जाएगा, उसमें मैं आ ही जाऊंगा। लेकिन ये विडंबना है, झारखंड सरकार जब रघुवर जी की सरकार थी, इसके बाद से अभी सोच लीजिए 2018 से 2019 2020 आया और 20 से इसका इंटरव्यू प्रारंभ हुआ। हम इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, 20 से प्रारंभ हुआ और 2025 तक ये हमारी बारी, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, इसका इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पाया। मैंने इस विषय पर आपके विधानसभा अध्यक्ष जो है श्री रविंद्र महतो, उनसे भी मैं मिला, उसे अपना पत्र भी शायद दिया था कि अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं हुई है। उसका मौखिक स्तर पर ये था कि सारी प्रक्रियाएं समय पर ले ली जाएगी। तो इसका शिकार मैं भी हूँ। 5 साल हो गया, अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया गया है। सर, हमारी जो टीम है झारखंड एडवेंचर की, अब मूल रूप से कहें तो उस टीम को लेकर आपका क्या सुझाव है कि किस तरह से काम करे जो कि आगे चलकर ये एक विशाल रूप में उभरे? आज बड़ी खुशी है कि आप लोग अपने टीम के साथ इस ग्रामीण सुदूर एरिया में गोड्डा जिला का आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को या ऐसे स्थान का चयन कर रहा है जिसका ध्यान सरकार तक अभी तक नहीं था। आप इस प्लेस को एक राज्य के पटल पर या देश के पटल पर रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो थीम है, आपका जो टीम का विचार है, ये आगे बहुत कम समय में आप राइज करेंगे और लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ दिलाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बातें करके अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और सबसे पहले और दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सबसे पहला इंटरव्यू जो है या पॉडकास्ट जो है आपने करने के लिए हामी भरी। और झारखंड एडवेंचर की टीम इस चीज़ का ऋणी आपका रहेगा। और देखिए, मैं जितने भी दर्शक हैं सबको कहना चाहूँगा कि झारखंड एडवेंचर की टीम इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की मोटिवेशन कहानियाँ लाएंगे आप सबके साथ। साथ ही साथ चौपाल आपके द्वार जो एक हमारा कार्यक्रम है